दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे खोजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारत कहीं खो गया था? अक्सर स्कूल की किताबों में हम पढ़ते हैं 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। लेकिन क्या यह सच है? भारत तो हजारों सालों से अस्तित्व में था। रोम से लेकर मिस्र तक हमारे व्यापारिक रिश्ते थे। तो फिर 15वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के नाविक अपनी जान हथेली पर लेकर भारत को ढूंढने निकल पड़े? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम समय की पहिए को पीछे घुमाएंगे और जानेंगे भारत की खोज की असली और रोमांचक कहानी। वास्को डी गामा से सदियों पहले भारत दुनिया का आर्थिक केंद्र था। हमारे पास वो था जो दुनिया को चाहिए था। काली मिर्च, जिसे काला सोना कहा जाता था, दालचीनी, मलमल का कपड़ा और कीमती रत्न। उस समय व्यापार के दो मुख्य रास्ते थे, सिल्क रूट, लैंड रूट, जो चीन और भारत से होते हुए मध्य एशिया और फिर यूरोप जाता था, अरब सागर मार्ग, जहां अरब व्यापारी भारतीय सामान को जहाजों से लाल सागर तक ले जाती थी। यूरोप के राजा महाराजाओं के पास जब भारत की मसाले पहुंचती थी तो उनकी कीमत सोने के बराबर होती थी। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1453 ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल, पर कब्जा कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप का भारत आने वाला जमीनी रास्ता बंद हो गया। अब अरब और तुर्क व्यापारियों ने भारी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। यूरोप के लिए काली मिर्च और मसाले सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जरूरत थी। अब यूरोप छटपटा रहा था। पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं ने एक ही सपना देखना शुरू किया, भारत के लिए एक नया समुद्री रास्ता ढूंढना। भारत को खोजने की इस रेस में सबसे पहले निकला क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में वो स्पेन से निकला। उसका गणित थोड़ा कच्चा था। उसने सोचा कि अगर धरती गोल है तो पश्चिम की ओर तैरकर भी भारत पहुंचा जा सकता है। वो एक जमीन पर उतरा और वहां के लोगों को इंडियंस कहने लगा। लेकिन वो भारत नहीं बल्कि अमेरिका था। कोलंबस मरते दम तक यही समझता रहा कि उसने भारत खोज लिया है, लेकिन असली खजाना अभी भी दूर था। अब एंट्री होती है वास्को डी गामा की। 8 जुलाई 1497 को वो 4 जहाजों के साथ लिस्बन से निकला। ये सफर कोई पिकनिक नहीं था। महीनों तक जमीन नहीं दिखी, जहाजों पर बीमारियां फैल गई, स्कर्वी, और नाविकों ने विद्रोह की कोशिश की। वो अफ्रीका के किनारे किनारे चलते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचा। यहाँ उसे एक गुजराती व्यापारी मिला, कान्हा माकन। इतिहास के कुछ पन्ने कहते हैं कि इसी भारतीय नाविक ने वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया कि मॉनसून की हवाओं का सहारा लेकर भारत कैसे पहुंचना है। 20 मई 1498 वास्को डी गामा का बेड़ा भारत की कालीकट, आज का कोझिकोड, केरल पहुंचा। वहां के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। जब वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से लाए गए मामूली उपहार राजा को दिखाए तो राजा मुस्कुरा दिए, क्योंकि भारत के वैभव के सामने वो कुछ भी नहीं थे। भले ही शुरुआत व्यापार से हुई, लेकिन वास्को डी गामा ने देख लिया था कि भारत कितना समृद्ध है। वो जो मसाले यहाँ से ले गया, उन्हें यूरोप में बेचकर उसने अपनी पूरी यात्रा की खर्च से 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। इसी मुनाफे ने यूरोप की भूख बढ़ा दी। वास्को डी गामा की इस खोज ने दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिया। इसके बाद पुर्तगाली आए, फिर डच, फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज। भारत की खोज ने भारत के लिए उपनिवेशवाद के काले अध्याय के दरवाजे खोल दिए, लेकिन साथ ही इसने भारत को आधुनिक वैश्विक व्यापार नेटवर्क से भी जोड़ दिया। तो दोस्तों, भारत की खोज किसी जमीन की खोज नहीं थी, बल्कि एक रास्ते की खोज थी। भारत हमेशा से वहीं था, अपनी संस्कृति, विज्ञान और धन के साथ। वास्को डी गामा तो बस उस रोशनी की ओर खिंचा चला आया था जो सदियों से पूर्व में चमक रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि अगर समुद्री रास्ता नहीं खोजा जाता तो भारत का इतिहास कुछ और होता? सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे पास जीपीएस है, लेकिन 1400 के दशक में समुद्र एक अनसुलझी पहेली था। यूरोपीय नाविकों के बीच खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। वे मानते थे कि अगर वे ज्यादा दूर दक्षिण की ओर गए तो समुद्र उबलने लगेगा, क्योंकि वे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के करीब होंगे। नक्शों पर विशाल समुद्री सांपों और राक्षसों के चित्र बने होते थे जो पूरे जहाज को निगल सकते थे। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने अपनी पूरी जिंदगी और दौलत इसी डर को खत्म करने में लगा दी। उन्होंने एक रिसर्च सेंटर खोला जहां नक्शा नवीस और गणितज्ञ दिन रात काम करते थे।
भारत को खोजना सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि इंसानी डर पर जीत पाने की कोशिश थी। जब वास्को डी गामा अफ्रीका के मालिंडी तट पर पहुंचा, तो वो वहां फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुले समंदर को पार करके भारत कैसे पहुंचे। यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि उसे वहां अहमद इब्न माजिद नामक एक अरब नाविक या फिर कान्हा माकन नाम का एक गुजराती व्यापारी मिला। जब वास्को डी गामा ने अपना एस्ट्रोलीब यानी दिशा मापने वाला यंत्र दिखाया, तो भारतीय नाविक हंस पड़ा। उसने अपनी जेब से कहीं ज्यादा उन्नत यंत्र निकाला और कहा, हम सदियों से इस रास्ते पर चलते आ रहे हैं। ये भारत की महानता थी कि जिस रास्ते को यूरोप खोज कह रहा था, वहां भारतीय व्यापारी हर साल आते जाते थे। जब वास्को डी गामा कालीकट के बाजार में पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोना नहीं, बल्कि मसालों की ढेरियां लगी थी। लेकिन यहाँ एक और चुनौती थी, अरब व्यापारी। अरब व्यापारियों का सदियों से यहाँ एकाधिकार था। उन्हें लगा कि ये गोरे लोग उनका बिजनेस छीनने आए हैं। जमोरिन के दरबार में जब वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के राजा का पत्र दिया, तो भाषा की बड़ी समस्या हुई। पुर्तगाली भारत को समझने में गलती कर रहे थे। वे मंदिरों को अजीब चर्च समझ रहे थे और मूर्तियों को ईसाई संतों की मूर्तियां। इस सांस्कृतिक गलतफहमी और व्यापारिक जलन ने कालीकट की गलियों में साजिशों को जन्म दिया। वास्को डी गामा को एक समय लगा कि वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। वास्को डी गामा जब दोबारा 1502 में भारत आया, तो वो एक व्यापारी बनकर नहीं, बल्कि एक आक्रमणकारी बनकर आया। उसके पास अब तोपें थीं। उसने कालीकट के तट पर खड़े निहत्थे जहाजों को आग लगा दी। उसने समुद्र पर राज करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ये भारत के लिए एक चेतावनी थी कि अब व्यापार शांति से नहीं, बल्कि बंदूकों के दम पर होगा। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कोचीन को अपना पहला मुख्यालय बनाया। यहीं से शुरू हुआ भारत के समुद्री तटों का यूरोपीयकरण। क्या आप जानते हैं, वास्को डी गामा के साथ निकले 170 लोगों में से 100 से ज्यादा लोग कभी वापस नहीं लौटे। रास्ते में मंजिल का पता नहीं था और खाना खत्म हो चुका था। नाविक स्कर्वी नाम की बीमारी से गल रहे थे। उनके मसूड़े सूज गए थे और दांत गिर रहे थे। नौबत यहां तक आ गई थी कि जहाज पर रेंगने वाले चूहों को सोने की मोहरों के भाव बेचा और खरीदा जाता था, ताकि पेट भरा जा सके। समंदर की लहरों पर वे लोग मौत का इंतजार कर रहे थे और कई नाविकों ने तो पागल होकर समंदर में छलांग लगा दी थी। ये कोई खोज नहीं, एक सुसाइड मिशन था। यहाँ एक ऐसा सच है जो आपकी होश उड़ा देगा। पुर्तगाली इतिहासकार लिखते हैं कि जब वे अफ्रीका के तट पर पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक भारतीय जहाज देखा जो उनके जहाज से तिगुना बड़ा था। वास्को डी गामा, जिसे महान खोजकर्ता कहा जाता है, वो असल में रास्ता भटक गया था। उसे भारत पहुंचाया एक भारतीय ने, जिसका नाम कान्हा माकन था। शॉकिंग फैक्ट, कुछ इतिहासकारों का दावा है कि कान्हा माकन कोई साधारण नाविक नहीं, बल्कि एक गुजराती व्यापारी था, जिसने वास्को डी गामा को इसलिए रास्ता दिखाया क्योंकि उसे लगा कि ये गरीब फिरंगी भारत से कुछ छोटा मोटा व्यापार करेंगे। उसे क्या पता था कि वो अपनी मौत के सौदागर को घर का रास्ता दिखा रहा है। किताबों में उसे हीरो बनाया गया, लेकिन सच डरावना है। जब वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया, तो उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक मक्का जा रहे हज यात्रियों के जहाज मीरी को बीच समंदर में रोक लिया। उस जहाज पर 400 लोग थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। यात्रियों ने उसे अपनी सारी दौलत देने की पेशकश की, लेकिन वास्को डी गामा का दिल नहीं पिघला। उसने जहाज को चारों तरफ से घेरकर उसमें आग लगा दी। लोग चिल्लाते रहे, माएं अपने बच्चों को गोद में लेकर रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन वो खड़ा होकर उन्हें जलते हुए देखता रहा। ये डिस्कवरी नहीं, एक नरसंहार की शुरुआत थी। जब कालीकट के राजा जमोरिन ने पुर्तगालियों की शर्तों को मानने से मना कर दिया, तो वास्को डी गामा ने जो किया वो किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। उसने राजा के दूतों को पकड़ा, उनके कान और नाक काट दिए और उन्हें एक टोकरी में रखकर राजा के पास भेजा। साथ में एक नोट था, इनसे करी बनाकर खाइए। उसने समुद्र तट पर खड़े बेगुनाह मछुआरों को पकड़कर उनके हाथ पैर काट दिए और उन्हें नाव में भरकर किनारे पर भेज दिया, ताकि पूरे शहर में दहशत फैल जाए। भारत की खोज की कीमत हमारे पूर्वजों ने अपने खून से चुकाई थी। कहते हैं कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जिस भारत को वास्को डी गामा ने लूटा और सताया, उसी भारत की मिट्टी ने उसे निगल लिया। 1524 में अपनी तीसरी यात्रा के दौरान कोच्चि में उसे मलेरिया हुआ और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई।
सालों तक उसकी लाश एक गुमनाम कब्र में कोच्चि की एक चर्च में पड़ी रही। आज भी कोच्चि की उन पुरानी गलियों में लोग कहते हैं कि उन रातों की चीखें सुनाई देती हैं जब भारत की आजादी और अस्मिता पहली बार खतरे में पड़ी थी। Scary, dramatic horror background music.